कारण पढ़ रहे थे हमने। सबसे पहला कारण तो ये था क्रूसेड, जिहाद, धर्मयुद्ध। उसके बाद कौन सा कारण लिखवाया था मैंने आपको? विश्व की खोज, मानव की खोज, शहरों का विकास। हाँ ठीक है, ठीक है। एक कारण और लिखो, नेक्स्ट कारण मंगोल साम्राज्य। देखो एक एक चीज बेसिक्स क्लियर करनी पड़ेगी क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री में बेसिक्स क्लियर नहीं है। अगर मैं राजस्थान हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, मेवाड़ पढ़ा रहा हूं, ठीक है, पहली बात तो हिस्ट्री का मतलब लोग मेवाड़ ही समझते हैं, ठीक है। मेवाड़ पढ़ा रहा हूं और मैं कहूं कि मावली में ऐसा हुआ था, तो आपको बताने की जरूरत नहीं मावली क्या है, तो आप रोज ही जाते हो, देखा है आपने, ठीक है। लेकिन यहां पे मैं मंगोल शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं तो आपको पता होना चाहिए मंगोल क्या है, ठीक है। ये बेसिक्स क्लियर जब तक नहीं होंगे तब तक ये चीजें समझ में नहीं आनी है। देखो यहां पे ये आपको देश दिखाई दे रहा होगा मंगोलिया, यहां देखिए मंगोलिया, जिसकी कैपिटल है उलान बतर। भले आप अपने मैप में भी देख लीजिए, उलान बतर मंगोलिया। देखो एक बात यहां पॉइंट पे ध्यान दो, मैप पे नजर अगर चली गई है तो यहां ध्यान दो, इस्लाम सऊदी अरब में स्टार्ट हुआ। सऊदी अरब के अलावा इस्लाम का कहीं लेना देना नहीं था, यहीं से शुरू हुआ हजरत मोहम्मद साहब। अब यहां से इस्लाम खलीफाओं के माध्यम से फैला दूसरे देशों में, जैसे कि मैंने कुछ देर पहले बताया था कि ऑटोमन साम्राज्य, ठीक है, तो ऑटोमन साम्राज्य भी इधर फैला सारा। तो आपको क्या लगता है कि इन्होंने केवल इधर टर्की और उसके आसपास ही हमले किए? क्या भारत पर हमला नहीं किया था इन्होंने, मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। तो आपको क्या लगता है इधर नहीं गए होंगे? ये गए हैं बिल्कुल। देखिए ये वाला जो पूरा बेल्ट था, पहले ये चाइना नहीं था, चाइना दो भागों में बटा हुआ था, एक को कहा जाता था कूची और एक को कहा जाता था खोतान। वर्ल्ड हिस्ट्री में यही चीजें समझने की होती है और ये चीजें उनको पता नहीं है, इसलिए सीधे सीधे मना कर देते कि यहाँ पे तो कोई टीचर नहीं है या फिर यहाँ पढ़ाया नहीं जाता है, और बहाना बनाते बच्चे नहीं मिलते। क्या उन्हें पता है कूची और खोतान क्या चीज है? नहीं पता। उनको पता है कि यहां पर इस्लाम कैसे आया। देखो चाइना में कोई भी तरह का धर्म नहीं था पहले, अभी ये वर्तमान में बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म आखिर में निकला कहां से? इंडिया से। तो इंडिया से चाइना गया, उससे पहले यहां कोई धर्म नहीं था। यहां पर बहुत सारी ट्राइब्स रहती थी, कबाइली, ठीक है, अलग अलग कबीले थे। ये कबीले, इनका जो सरदार होता था ना, कबीले का सरदार, उसको कहा जाता था खान। खान कोई जाति नहीं है, पोस्ट का नाम है। कबीले के सरदार को खान को बोला जाता था, ठीक है। तो अरबों ने जब इनके ऊपर भी अटैक किया तो यहां के कबाइलियों से इस्लाम कबूल करवाया, वही तलवार के जोर पर, जैसे कि यहां तलवार के जोर पर ऑटोमन साम्राज्य फैलाया था। तो यहां के जो खान हैं, यानी कबीले के जो सरदार है, प्रॉपर ये है मंगोल, ओरिजिनल नाम है मंगोलिया। देखो ये क्या लिखा हो, मंगोलिया, ओरिजिनल शब्द है मंगोल। इन खान लोगों ने, जो कबीले के सरदार थे, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और वो बन गए मंगोल और बन गए मुसलमान। नाम था तेमूचीन, ये बन गया चंगेज खान। मतलब खान कोई सरनेम नहीं है, जाति नहीं है, पद है। वहां के क्षत्रियों को खान कहा जाता है। एग्जैक्टली। मतलब मेरे को थोड़ा सा आइडिया, चांद कहा जाता था, वो समय के साथ इतना छोटे होते खान हो गया ना, CHAN, है ना? एग्जैक्टली। देखो ये हमारी टर्म्स में अपन इनको खान बोल रहे हैं, मैं उसी में आ रहा हूं। जैसे कि यहां पे मंगोल बोला जा रहा है, लेकिन हमने इनको बिगाड़ बिगाड़ के बना दिया मुगल। मुगल शब्द ही नहीं है, ओरिजिनल शब्द है मंगोल, ठीक है। हमने अपने हिसाब से, जबान हमारी फिरती नहीं, उस वजह से हमने कह दिया मुगल। अब अपन को नहीं बोलना आता, अपन लाइट नहीं बोल सकते, तो गांव में बोलते हैं ना लाइट आएगी,
अब लेट और लाइट में फर्क है कि नहीं है? ठीक है, लेकिन है तो एक ही चीज, इंग्लिश में लाइट और लोकल भाषा में लेट। एग्जैक्टली, ये यहीं से आए हैं, कन्वर्टेड हैं। ठीक है, तो वही आप जो कह रहे हो ना, ये खान नहीं, ये छान थे। छान यानी कबीले के सरदार, लेकिन हम इन्हें बोल नहीं पाए इसलिए हमने इनको कह दिया। That's it. ठीक है, तो ये तेमुचीन चांद था और इस तेमुचीन चांद को हमने कह दिया चंगेज खान। अब इसी तेमुचीन या चंगेज खान और उसका वंशज तैमूर लंगड़ा, ठीक है, मंगोलिया से उठते उठते ये उज्बेकिस्तान इस वाले इलाके पे आ गए। ठीक है, उज्बेकिस्तान में एक जगह है समरकंद, वहां पर आ गए। और आपको पता होगा बाबर भी यहीं से समरकंद और फरगना से आया, इन्हीं का वंशज है। तो इन्हीं चंगेज खान और तैमूर लंगड़े का जो वंशज था उसका नाम था कुबलई खान। ये कुबलई खान, इसका बहुत बड़ा साम्राज्य था। इस कुबलई खान ने इधर समरकंद से निकलकर पूरा ये यूरोप और ये पूरा का पूरा इलाका अपने कब्जे में कर लिया था। यही कुबलई खान जो है ऑटोमन साम्राज्य का सबसे बड़ा सम्राट कहलाता है। जब ऑटोमन साम्राज्य में इसका जब भव्य दरबार इन्होंने देखा, भाई डायरेक्ट कुस्तुनतुनिया पर अरबों का अधिकार हुआ। कुल मिला के टोटल कितने धर्म युद्ध हुए? 8 युद्ध हुए। तो पहले युद्ध में तो ये नहीं भाग गए थे। अगर पहले युद्ध में भाग गए होते तो 8 युद्ध लड़ने की जरूरत क्या थी? पहले तो इन्होंने भी स्ट्रगल किया होगा। तब इन्होंने उन युद्धों के समय इन्होंने देखा कि वास्तव में शान और शौकत कैसी होती है, लोग कैसे होते हैं, ठीक है, शासन व्यवस्था कैसी होती है। तो इनसे ये इन्होंने सीखा और वो सारी चीजें वहां लेकर गए और वहां इन्होंने नई चीजें सिखाई। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, ये कुबलई खान है, इसने ऑटोमन साम्राज्य पर रूल किया, शासन किया, जीता इसने सुल्तान महमूद शाह ने, ठीक है। उसके बाद में कुबलई खान तो शासन किया, तो कुछ तो इसमें योग्यता होगी तभी इसने हराया, कुछ तो खासियत रही होगी। तो इनकी खासियतें पता है क्या थी इन मंगोलों की खासियत यह थी कि एक तो इनकी सेना बड़ी स्ट्रांग थी। भाई सेना स्ट्रांग होगी तभी तो जीत पाए। अब सेना स्ट्रांग कैसे बनती है? अब सेना स्ट्रांग इसलिए बनती है क्योंकि सेना के पास में कुछ अधिकार दिए जाएंगे, सैलरी दी जाएंगी टाइम पे, तो हो पाएगा, ठीक है। अब सपोज करो मंगोल, पहली बात तो मंगोल जब आक्रमण करते थे तो युद्ध के समय अपने घोड़ों पर बैठकर ये लंबी लंबी यात्राएं करते थे, लगातार चलते थे। मंगोलिया से ये सुबह निकलते थे, यूं समझ लो शाम तक ये भारत पहुंच जाते थे। रफ्तार देखो इनकी। कारण क्योंकि इनकी सेना काफी हल्की रहती थी, घोड़ों का इस्तेमाल करते थे, साथ में खाने पीने का सामान नहीं रखते थे, ठीक है। जो मिला मार्ग में खा लिया, कोई भी जानवर दिखा जानवर को खा लिया, जानवर नहीं मिला तो जो घोड़ा है उसके अंदर ही छेद करके, होल करके उसका पानी पी, उसका खून पी लिया। ऐसे लोग थे, कबायली है ना, ट्राइब से ना, नहातेपन नहीं थे, तो टाइम वेस्ट कहां होगा। कोई भी जानवर मारा, अपने घोड़े पर डाल दिया, उसी के ऊपर बैठ गए, वो गर्म हो रहा है, ऐसे कच्चा खा रहे। क्या ये हार जाएंगे? हारती कौन सी सेना है? देखो सेना भी दो तरह की होती है, एक तो लड़ने वाली सेना और एक सेना के साथ में रसोई भी जा रहे, नाच गाने वाले भी जा रहे हैं। तो सेना का भार बढ़ेगा या वो युद्ध जीत के आएगी? भार बढ़ेगा। मराठे इतने कामयाब क्यों हुए हिंदुस्तान में? क्योंकि मराठे भी अपनी सेना के साथ में कुछ एक्स्ट्रा चीजें नहीं रखते थे, सेना हल्की होती थी, रसोई नाच गाने वाले नहीं ले जाते थे। पानीपत हारने के पीछे
मराठों का पानीपत अब्दाली के खिलाफ हारने के पीछे सबसे मेन कारण यही था क्योंकि वो सदाशिवराव भाऊ अपने साथ में नाच गाने वाले ने, रसोइये ने, वो सारे लेकर गया था। हाँ, तो इसलिए वो हारा। इससे पहले मराठे कभी नहीं हारे क्योंकि साथ में पता है क्या रखते थे, महीने भर की घर से रोटियां बनवा के लेके जाते थे, रोटियां, ठीक है, और साथ में सूखी मिर्ची, वो ही खाते थे, भले राजा हो या कोई भी हो। तो टाइम वेस्ट होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लड़ते लड़ते ही खाली लड़ लिए। नहीं तो राजा है, आलीशान शान और शौकत, आज युद्ध नहीं लड़ना, आज तो खाना खाएंगे, बढ़िया ऐश करेंगे, पार्टी करेंगे। क्या पार्टी करने वाले कभी युद्ध जीत सकते हैं? तो बस ये खासियत थी। तो इन्होंने देखा कि यार ये मंगोल इतने कामयाब हैं, ठीक है, उसके पीछे इनकी सेना स्ट्रांग है, इनकी प्रशासनिक व्यवस्था स्ट्रांग है, लेकिन वहां रोम में क्या हो रहा था, ये सारी चीजें स्ट्रांग नहीं थी, अय्यासियां चल रही थी। तो किसी भी देश को कामयाब होना है तो अय्यासियों को छोड़ना पड़ेगा, और ये इन्होंने कहां से सीखी? मंगोलों से सीखी, ठीक है। तो मंगोल आक्रमण होना भी इनके लिए एक फायदे का सौदा रहा, पुनर्जागरण का एक प्रमुख कारण रहा। समझ गए? लिख लो मंगोल आक्रमण। लिखो प्रसिद्ध मंगोल शासक कुबलाई खान 1260 से 1294 के बीच में था। ये कुबलाई खान 1260 से 1294। कुबलाई खान ने एशिया, चीन, रूस, मंगोलिया, मध्य एशिया, एशिया, चीन, रूस, मंगोलिया, मध्य एशिया, हंगरी, पोलैंड, इत्यादि देशों पर कब्जा कर रखा था। ये कोई छोटा मोटा साम्राज्य है? इत्यादि देशों पर कब्जा कर रखा था। हम क्या वर्ल्ड हिस्ट्री में ये चीजें पढ़ते नहीं है ना, हम तो केवल भारत और राजस्थान के राजाओं के बारे में बात करते हैं। इसकी राजधानी कैम्बुल थी। कुबलाई खान की राजधानी थी कैम्बुल। कैम्बुल को वर्तमान में कहा जाता है बीजिंग। नाम सुने? चाइना की राजधानी। अब समझे बीजिंग इतना डेवलप क्यों है और चाइना इतना डेवलप क्यों है? क्योंकि कई सालों से इन्होंने लगातार इतने बड़े साम्राज्य पर कब्जा कर रखा है। कैम्बुल, बीजिंग थी, और दूसरी राजधानी समरकंद थी। दो राजधानियां थी कुबलाई खान की, कैम्बुल और समरकंद। कुबलाई खान के दरबार में बहुत से व्यापारी, धर्मगुरु, कलाकार। भाई इतना बड़ा सम्राट है तो दरबार में इतने सारे लोग तो रहेंगे। व्यापारी, कलाकार, धर्मगुरु रहते थे। एक नोट डालो, इटली का एक यात्री नाम सुना हो तो, मार्को पोलो। नाम सुना है? मार्को पोलो ये व्यापारी था इटली का। बड़े बड़े जहाज लेकर व्यापार के लिए आते थे। लिखो मार्को पोलो कुबलाई खान के दरबार में गया था। कुबलाई खान के दरबार में गया था। इसकी किताब का नाम लिखो, ट्रैवल्स ऑफ मार्को पोलो।
ट्रैवल्स ऑफ मार्को पोलो। ट्रैवल्स ऑफ मार्को पोलो में यह लिखता है कि कुबलाई खान के दरबार के सामने दुनिया के सारे दरबार फीके हैं। भाई वहां गया तो आलीशान चीजें देखी होगी कि नहीं देखी होगी इसने? तो इसी ने जाकर वापस इटली में, रोम में बताया कि तुम लोग क्या फालतू की बकवास कर रहे हो, कुछ पॉइंट को समझो। जैसे सपोज करो किसी ने कोई चीज देखी नहीं है। मैं अक्सर कहता हूं कि लोग कहते हैं ये फलाना टीचर बहुत महान है, हिस्ट्री बहुत तगड़ी पढ़ाता है। भाई तुम लोगों ने कभी सोना देखा ही नहीं है तो तुम तो पीतल को ही सोना समझ बैठोगे, तुम तो कांच को हीरा समझ बैठोगे। अब मोदी साहब कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर इंडिया है। आप बताओ क्या इंडिया वाले सुपर पावर इंडिया को मान लेंगे अगर मोदी साहब कहे तो? आप नहीं मानोगे क्योंकि आपने दुनिया की सारी चीजें देख रखी हैं इंटरनेट के माध्यम से। अगर नहीं देखी होती तो आप मान लेते, राइट? तो जो रोम वासी हैं उनको पोप क्या कह रहा है कि हम ही दुनिया में सबसे आलीशान है, बाकी दुनिया तो जंगली है, हमारे सामने कुछ भी नहीं। तो मार्को पोलो जैसे लोगों ने कहा ये बेवकूफ बना रहा है, मैंने खुद कुबलाई खान का दरबार देखा, इसके सामने वो 1% भी नहीं है। यहां है क्या? केवल धर्म की बातें करते हैं, बेवकूफ बनाते हैं, इंटेलिजेंस बेचते हैं, धर्म का सौदा करते हैं, ठेकेदारी करते हैं ये लोग। वहां पर क्या है कुबलाई खान के दरबार में? वहां पे योग्यता के आधार पर फैसले लिए जाते हैं, सेनापति योग्यता के आधार पर बनाए जाते हैं। भाई कुबलाई खान ऐसे ही कामयाब थोड़ी हुआ होगा। वहां पे सामंत भी बनाए जाते तो पढ़े लिखे होते हैं, वहां पर व्यापारी लोग ये करते हैं, वहां पे कलाकारों को इतना संरक्षण मिलता है, और यहां क्या है? कुछ भी नहीं। तो पुनर्जागरण का प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा इस चीज पर? एक नोट और डाल दो, मार्को पोलो भारत यात्रा पर भी आया था। मैंने कहा ना ये दुनिया घूम रहा था। मार्को पोलो भारत यात्रा पर भी आया था। 1272 में आया था ये भारत, 1272 में। देखो इसकी एक और बुक है जो भारत से संबंधित है, वो भी आप लिख लो तो बढ़िया रहेगा। मार्को पोलो की किताब, यही सवाल एग्जाम में बनेंगे। एक्चुअल में क्या है कि बाकी लोगों ने जो पढ़ा रखा ना है हिस्ट्री में, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाते तो वो ऐसे पढ़ाते हैं, अलग अलग किताबें पढ़ा लेते हैं, अलग अलग साहित्यकार पढ़ा लेते हैं और पुनर्जागरण हो गया। मैं क्या टॉपिक के साथ अटैच करके पढ़ा रहा हूं, हो क्या रहा है, ठीक है? इनका फिर अलग से वर्णन करने की जरूरत नहीं है। मार्को पोलो किताबें पूछी जा सकती। एक किताब का नाम लिखो, दी पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी। मैं जितना बता रहा हूं ना उसका 10% भी लोग आपको जयपुर में नहीं पढ़ाएंगे, गारंटी है। पता ही नहीं है इन चीजों के बारे में उनको। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, इस किताब का भी नाम सुना आपने? कभी नहीं सुना? इंडियन हिस्ट्री में इस किताब का जिक्र कई बार आया है, नहीं पता? अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपको जंगल में छोड़ दूं, एकदम जंगल के बीचों बीच, कोई रोड नहीं है, कुछ भी नहीं है, रियल में नहीं, फिल्मों में तो देखा ही होगा, सीरियल में देखा ही होगा। अब आपको मैं कहूं कि आप अपने घर चले जाओ, क्या रास्ता ढूंढ पाओगे? पता ही नहीं है कौन सा रास्ता कहां जाता है, क्या पता और जंगल में आप फंस रहे हो, है ना? तो महासागर के बीचों बीच अगर आदमी कोई खड़ा है तो उसे दिशा का ज्ञान कैसे होगा? नहीं हो सकता। अब सुनो, मार्को पोलो पहली बार जब हिंदुस्तान आया था
तब उसने एक चीज नोटिस की कि अगर इंडिया पहुंचना है तो जून महीने से पहले पहले पहुंच जाओ। ऐसा क्यों? क्योंकि उसे पता है जून महीने के बाद में यहां भयंकर बारिश हो जाती है। तो वो इन हवाओं के सहारे सहारे चलाते थे अपने जहाज, ताकि पता चल जाए कि ये हवाएं जिस तरफ जा रही हैं उसी तरफ है भारत। ये हवा जहां रुकेगी भारत आ जाएगा। इन हवाओं को कहा जाता है पछुआ हवाएं। हम हिंदी में बोलते पुरवैया, ठंडी ठंडी पुरवैया पे उड़ती है चुनरी। इसी को कहा जाता है मॉनसून। ठीक है, तो मॉनसून की खोज किसने की थी? कौन सी किताब में? अब बताओ, ज्योग्राफी वाले कभी पढ़ाते हैं? नहीं। मैंने क्या कहा? रट्टा रट्टा हुआ ज्ञान है। अल मसूदी पछुआ हवाओं की बात करता है, लेकिन मॉनसून जो शब्द दिया ना वो इसने दिया। सबसे पहले इस किताब में जिक्र है, लिखो। मार्को पोलो पछुआ हवाओं की बात करता है, जिसे बाद में मॉनसून कहा गया। हालांकि इसने मॉनसून शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, ये मॉनसून शब्द बाद में इस्तेमाल हुआ अरबों द्वारा। मार्को पोलो ने पछुआ हवाओं की बात की, जिसे बाद में अरबों ने मॉनसून कहा। अब समझे ये समुद्री मार्ग का पता कैसे लगाते थे? मतलब जिस तरफ हवाएं चल रही है उस तरफ चलते जाओ, इंडिया आ जाएगा। क्योंकि ये फिक्स है कि इस मई से जून के बीच में भारत की तरफ हवाएं तेजी से आगे बढ़ती हैं और यही हवाएं आगे जाके बारिश करती हैं। अगर ये हवाएं चली गई तो बाद में इंडिया की खोज नहीं हो सकती। इसलिए हमेशा मार्को पोलो इंडिया आता था तो कौन से समय में आता था? जून से पहले पहले आ जाता था। ठीक है, क्योंकि बाद में तो हवाएं आती नहीं है। सर्दियों में कोई आती है हवा? चलिए थोड़ा सा आगे लिखो। नेक्स्ट कारण लिखो, सामंतवाद का पतन। सामंतवाद का पतन। देखिए, यूरोप में अक्सर दो चीजें देखोगे। यूरोप वाले अक्सर हमारे ऊपर, हमारे देश का मजाक बनाते हैं। आज मैं उनका मजाक बना लेता हूं। हमें अक्सर कहा जाता है, यूरोप वालों हमें ज्ञान बांटते हैं कि हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, स्वतंत्रता समानता की बात करते हैं, और भारत में तो क्या है, जातिवाद है, ये है वो है। आपको क्या लगता है यूरोप में जातिवाद नहीं है? हमसे भयंकर है। एक तो सबसे बड़ा इनमें प्रॉब्लम है नस्ल भेद, गोरे और काले का। मैंने आपसे कभी पूछा आप कौन सी जाति के हो? पढ़ाया ना। आप पानी पीते हो, कोई पूछता है आपको कि कौन सी जाति के? नहीं ना। सभी जगह वहां वही वही पीते। क्या लगता है भारत में इतना भेदभाव है जाति का? इतना भी नहीं। लेकिन आप यूरोप में चले जाओ, अगर कोई गोरा है ना, वो काला बिल्कुल सहन नहीं करता, गोली तक मार देता है। अमेरिका में रोज खबरें सुनते होंगे कि किसी काले को गोरे ने गोली मार दी। इनको अपनी गोरी चमड़ी पे बड़ा घमंड है। ठीक है, तो यूरोप में दो तरह की विचारधारा है। एक तो रूढ़िवादी, ठीक है, रूढ़िवादी विचारधारा जो परंपराओं पर आधारित है कि हमारे देश की ये परंपरा है, हम गोरे हैं, हम श्रेष्ठ हैं। चमड़ी पर घमंड है तो स्वाभाविक सी बात अपने आप को श्रेष्ठ बताने की कोशिश करेंगे। और ये किसका शोषण करते हैं? आम नागरिकों का, यानी मजदूरों का। तो दूसरा ग्रुप इनका कौन बनेगा? मजदूर। आपने सुना होगा इंग्लैंड में दो पार्टियां हैं, एक कंजर्वेटिव पार्टी
और एक लेबर पार्टी। सुना है? जैसे हमारे यहां कांग्रेस और बीजेपी। लेबर पार्टी मजदूरों की बात करती है और कंजर्वेटिव पार्टी जो है किसकी बात कर रही है? रूढ़िवादियों की। अब भाई साहब, ये यूरोप वाले जो नस्ल भेद की बात करते हैं, इसी नस्ल भेद के चक्कर में यहां पर इन्होंने जाति और संप्रदाय से संबंधित इनमें बहुत बड़ा एक खाई पैदा कर दी। ये रूढ़िवादी लोग मजदूरों का शोषण करते थे, तो मजदूर अपनी आवाज उठाएगा कि नहीं उठाएगा? उठाएगा। मजदूर किसके यहां नौकरी करता है? सामंत के यहां। तो सामंतवाद को चुनौती देगा कि नहीं देगा? देगा। तो डेवलपमेंट अगर होगा तो वर्गों में बंटवारा होगा कि नहीं होगा? आपने सुना होगा इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, औद्योगिक क्रांति हुई। उद्योग में मेन फैक्टर कौन होते हैं? एक तो कंपनी का मालिक और दूसरा मजदूर। क्या मजदूर और मालिक में कभी बन सकती है? मजदूर को हमेशा लगेगा कि मालिक उसका शोषण कर रहे हैं, और मालिक को लगेगा मजदूर मजे करते हैं। क्लास स्ट्रगल पैदा होगा, वर्ग संघर्ष पैदा होगा। लिख लो इसको। यूरोप में विशेषतः इंग्लैंड में, स्पेशली इन आर इंग्लैंड, रूढ़िवादी, कंजर्वेटिव और मजदूरों के बीच और लेबर्स के बीच वर्ग संघर्ष पैदा हुआ, क्लास स्ट्रगल पैदा हुआ। अच्छा, वर्ग संघर्ष के बारे में सबसे पहले इंटरनेशनल हिस्ट्री में किसने लिखा है? क्लास स्ट्रगल के बारे में टेल मी। कार्ल मार्क्स। भूल गए? कौन सी किताब है कार्ल मार्क्स की? दास कैपिटल। लिख लो नोट डाल के। कार्ल मार्क्स दास कैपिटल में क्लास स्ट्रगल, वर्ग संघर्ष की बात करते हैं। कार्ल मार्क्स दास कैपिटल, बुक का नाम, वर्ग संघर्ष की बात करते हैं, क्लास स्ट्रगल की। और पता है कार्ल मार्क्स ने धर्म को क्या बोला है? अफीम, ओपियम। धर्म क्या है? अफीम की तरह है, जो इंसान को बर्बाद करता है, धीरे धीरे नशा चढ़ाता है। और धर्म का नशा चढ़ने के बाद में इंसान का उतरता नहीं है धर्म का नशा, फिर वो घमंडी हो जाता है, मेरा धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है, दुनिया के साथ बाकी सारे लोग तो पागल है। धर्म को अफीम कहा था किसने? ये कई बार डायलॉग्स पूछा गया है नेट में, फर्स्ट ग्रेड में, कॉलेज लेक्चरर में। धर्म को अफीम किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने। लिखो, इसी कारण से सामंतवाद का विरोध हुआ। इसी कारण से सामंतवाद का विरोध हुआ। सामंतवाद का विरोध हुआ। सामंतवाद समझते हो? ये ठाकुर वगैरह, भाई इनका विरोध कौन करेगा? लेबर ही करेंगे, क्योंकि उनके यहां नौकरी करनी पड़ रही है उनको। और मैं आपको बता दूं, बहुत सारे यहां पर जो लेबर टाइप के लोग थे, उनको अपने देश को छोड़ के भागना पड़ा यहां से। ठीक है? जो वो देश छोड़ के भागे, उनको ह्यूगोनॉट्स, प्यूरिटीन्स, लोलार्ड्स, ये हम धर्म सुधार आंदोलन में देखेंगे। जैसे ह्यूगोनॉट्स जो हैं, जॉन वाइक्लिफ के फॉलोवर हैं, वो ह्यूगोनॉट्स कहे जाते हैं। प्यूरिटीन्स जो प्रोटेस्टेंट को मानते थे, मार्टिन लूथर के। भाई लेबर पार्टी के लोग हैं, तो लेबर क्लास को कोई तो प्रोटेक्ट करेगा ना, उनका नेता। तो
तो जॉन वाइक्लिफ के जो फॉलोवर्स है उनको क्या कहा जाता है? यूगोनोट्स। और लूथर के, मार्टिन लूथर किंग के फॉलोवर्स को प्यूरिटीज। एंड लोलार्ड्स जो है वह इसके एरेस्मस के, जिसने प्रेज ऑफ फॉली लिखा था, प्रेज ऑफ फॉली, मूर्खत्व की प्रशंसा। वो मूर्ख किसको कह रहा है? पोप को, कि ये मूर्ख हैं, हमको जबरदस्ती इसकी तारीफ करनी पड़ रही है, ये कुछ भी बकता है, हमको सुनना पड़ता है इसकी बातें। तो आप बताओ मुझे, अगर ये मजदूर दल के लोग ये धर्म का और सामंतों का विरोध करेंगे तो इनको यूरोप में रहने दिया जाएगा क्या? नहीं दिए, देने दिया। तो ये सारे के सारे यूगोनॉट्स, प्यूरिटीज एंड लोलार्ड्स ये भागकर सारे के सारे अमेरिका आ गए और अमेरिका के इन 13 कॉलोनियों पर कब्जा कर लिया। फिलाडेल्फिया, ठीक है, इसके अलावा पेंसिल्वेनिया, इसके अलावा मैसाचुसेट्स, न्यू जर्सी, न्यू हैम्पशायर, अटलांटा, मोंटाना, ये सारे के सारे जो इलाके हैं इन्होंने यहां पर कब्जा कर लिया। और ये 13 जो बस्तियां थी इन्होंने ही एक विद्रोह किया था जिसको हम अमेरिकन रिवॉल्यूशन कहते हैं। यानी अमेरिका में जो शिफ्ट हुए ना ये लोग सारे के सारे, ये गोरे, ये सारे यूरोप से गए हुए लोग हैं। जो मूल अमेरिकी अभी दिखाई देते हैं डोनाल्ड ट्रम्प वगैरह, ये सारे के सारे वो लोग हैं, यूगोनोट्स, प्यूरिटीज एंड लोलार्ड्स, जो यूरोप से वहां से माइग्रेट होके गए। ऐसे कैसे माइग्रेट होके ये इधर भी आए थे कुछ लोग, न्यूजीलैंड वगैरह, जिसमें से मैंने कल आपको एक एग्जांपल दिया था आना रऊफी का, वो हक्का कर रही थी ना, वो ट्राइबल्स एरियाज, मतलब वहां पे इन्होंने इन बस्तियों पर कब्जा कर लिया था। बाद में कुछ यूरोपियन लोग यहां पर व्यापार करने के उद्देश्य से आए, उनको फिर परेशान यहां पर भी करना स्टार्ट कर दिया, फिर इन्होंने रिवॉल्यूशन कर दिया जिसमें जॉर्ज वॉशिंगटन, जॉन एडम्स, मूल वहां पर भी काला लोग है। एग्जैक्टली हमारे यहाँ तो इंग्लैंड वाले टिके नहीं, लेकिन इधर टिक गए वो। अब समझ में आया सारा क्या चल रहा है यहाँ पर? तो ये सारे पुनर्जागरण, ये सारी चीजें आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, तो फिलहाल इतना ही। ये बच्चे काफी वेट कर रहे हैं, इनको समझ ही नहीं आ रहा है हो क्या रहा है यहाँ पे। एक थोड़ा सा लिख लो, इन्हें मैं भूल जाऊंगा बाद में। लिखो, इन लेबरों को यूगोनोट्स, प्यूरिटीज, लोलार्ड्स कहा जाता था। वर्ल्ड हिस्ट्री आते ही सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, अच्छे अच्छे होती है, पल्ले ही नहीं पड़ता। इनको यूगोनोट्स, प्यूरिटीज एंड लोलार्ड्स कहा जाता है। इनको वापस हम अमेरिकन रिवॉल्यूशन में इस्तेमाल करेंगे। इन बेचारों को बहुत गुलामी करवाई, इन्होंने दास बनाया। आपको पता है यहां से शिप में भर के ले जाते थे इनको। एक छोटा सा जहाज होता था कमरे जितना, उसमें उसे हम 500 को भर के लेके जाते थे, वहां जाके कूट के मजदूरी करवाते थे, खानों में काम करवाते थे इनको। तो फिर रिवॉल्यूशन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? आपको क्या लगता है इंग्लैंड में जैसे ये यूरोप में या फ्रांस में या पेरिस में जो दिखाई देते हैं वैसे लोग थोड़ी थे पहले? वहां पे भी तो मजदूर थे कि नहीं थे? बूट पॉलिश करते थे, नाई की दुकानों पे काम करते थे, ब्रेड के लिए बेचारे रोते रहते थे। और इधर पता है वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हम देखते हैं लुई सोल्वा, उसकी जो पत्नी थी एंटोइनेट, वो तो ये कह रही थी जब पब्लिक वहां फ्रांस में भूखों मर रही थी तो उसने कहा कि मतलब उसने कभी देखा नहीं कि भूखमरी क्या होती है, गरीबी क्या होती है, क्योंकि वो तो ऑस्ट्रिया के राजा हेनरी की बेटी है, परी है वो, ठीक है। उसने कभी देखा नहीं गरीबी क्या होती है। तो पब्लिक ने कहा कि हम भूखों मर रहे हैं, जैसे पाकिस्तान में आटे के भाव बढ़ गए ना, ठीक है, हम भूखों मर रहे हैं, कहां से रोटी खाएं। तो वो बोलने लगी कि रोटी नहीं मिल रही है तो तुम लोग केक क्यों नहीं खाते? अरे भाई तो थोड़ा समझ तो सही यार, रोटी के लाले पड़ रहे हो तो क्या रोटी नहीं, मतलब वो क्या सोच रही है पता है कि इनको रोटी भा नहीं रही है तो केक खा लो। उनकी समस्या क्या है? रोटी नहीं मिल रही है, और वो क्या सोच रही है? रोटी बा नहीं रही है, इसलिए कि वो रोटी रोटी चिल्ला रहे कि भाई साहब रोटी रोटी चिल्ला रहे हैं रानी साहब, तो कि रोटी नहीं मिल रही तो केक खा लो। गजब के लोग नहीं है ये पागलपंथी। अब बताओ भारत में ज्यादा भेदभाव है या इनमें ज्यादा दिखाई दे रहा है? फिर भी हम दुनिया को ज्ञान बांटते हैं ये लोग, मेरे को आके बांटते हैं, फिर मैं समझाऊं इनको। चलो नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं आगे वाली बात।